कल रात जम्मू कश्मीर टंगडार सेक्टर में फौज ने दरअंदाजी और मंशियात की स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बना दिया। वाज़ेह हो कि इस मौके पर 2 मिलिटेंटों ने दरअंदाजी की कोशिश की। फौज ने कार्रवाई करते हुए फायरिंग की, जिसमें एक मिलिटेंट हलाक हुआ है जबकि दूसरा जख्मी हो गया है। जख्मी मिलिटेंट पाक मकबूजा कश्मीर में फरार होने में कामयाब हो गया। फौज ने सर्च ऑपरेशन के दौरान हथियार जब्त किए, 2 AK-47 राइफल, 2 ग्रेनेड और मंशियात के 10 पैकेट जब्त किए गए हैं। तो इस पूरे मामले पर हमारे साथ कुपवाड़ा से हमारे नुमाइंदे यहिया सुल्तान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यहिया सुल्तान, फौज की बहुत बड़ी कामयाबी, मिलिटेंटों के एक ग्रुप को फाश। क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी, मैं आपको बताता हूँ कि गुज़िश्ते शब जो एक वाकया पेश आया जिसमें दरअंदाजी की एक बड़ी कोशिश को जो फौज ने नाकाम बना दिया। लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक इलाके जो करना सेक्टर है, वहाँ पर हमेशा दरअंदाजी की कोशिशें होती हैं, लेकिन इस बार जो फौज बड़ी चाको चौबंद थी। तो यूं ही दरअंदाजी की कोशिश की गई तो क्या फौजी जराये के मुताबिक 2 दरअंदाज इस पार आने की कोशिश कर रहे थे, जिसके बाद फौज ने उनको ललकारा और वापस जाने के लिए तैयार नहीं हुए और फेंस को क्रॉस करते गए। लेकिन जिसके बाद फौज ने फायरिंग की। फायरिंग के एक वाकये में एक दरअंदाज जो है वो मारा गया है, जबकि एक दरअंदाज जख्मी हो गया। फौजी तर्जुमान के मुताबिक जो दूसरा दरअंदाज था वो वापस POK में चला गया, जिसकी वजह से वहां पर जो उनके कब्जे से जो असला बारूद है, 2 AK-47 पिस्टल और दीगर चीजें जो है, और खास पर उन्होंने कहा कि मंशियात का जो एक बड़ा जो है मंशियात से बड़ा एक ठेला जो है वो भी बरामद किया गया है। और फौजी जराये के मुताबिक ये असला बारूद के साथ साथ मंशियात भी इस पार पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि यहाँ के नौजवान जो हैं वो इस लत में जो है वो इस लत से जुड़ जाएं, ताकि वो सामान उठाने के लिए तैयार हो। तो फौज इससे एक बड़ी कामयाबी से ताबीर करती है कि आज पिछले कई 6-7 महीनों के बाद जो है इस तरह की कार्रवाई हुई है। जिस तरह फौजी जराये ने पहले ही भी कहा था कि उस पार जो है वो फेंस के नजदीक कई मिलिटेंट इस पार आने की ताक में है, लेकिन फौज जो है वो पूरी तरह से अलर्ट बैठी है और इस पार किसी भी मोमेंट को जो है वो वॉच करती है और उन्होंने कड़ी निगाह लाइन ऑफ कंट्रोल पर रखी है। उन्होंने कहा कि फौज हर तरह की कार्रवाई के लिए तैयार है। और इसी बीच उन्होंने आज एक बड़ा दावा यही किया कि उन्होंने 2 दरअंदाजों का एक बड़ा ग्रुप था, इस पार आने की कोशिश कर रहा था कि कोई बड़ा हादसा जो है अंजाम देने की ताक में थे, लेकिन उन्हें फेंस के से ही वहां वापस कराया गया और एक दरअंदाज की डेड बॉडी जो है वो रिकवर भी गई है। अब उसकी पहचान करना सिर्फ बाकी हो चुकी है। बाकी जो है तलाशी कार्रवाई जो है उस जंगलाती एरिया में फौज ने जारी रखी थी। बिल्कुल यहिया सुल्तान, जिस तरह से जम्मू कश्मीर में काफी ज्यादा मंशियात का जो है वो रुझान जो है काफी ज्यादा दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। फिलहाल तफसीलात के लिए आपका बेहद शुक्रिया। जम्मू कश्मीर के रामबन खूनी नाला इलाके में लापता अफराद की तलाश हनूज जारी है। 9 अफराद के मलबे के नीचे दबे होने का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। आज सुबह 5:30 बजे दोबारा तलाशी कार्रवाई शुरू की गई। कल जेर तामीर सुरंग का एक बड़ा हिस्सा गिरने से हादसा पेश आया था। कल एक लाश निकाली गई थी। 9 अफराद की तलाश अभी भी जारी है। इस पूरे मामले पर हमारे साथ हमारे नुमाइंदे रामबन से जुड़ चुके हैं बिलाल बाली, अभी की सूरत हाल। देखिए, आज सुबह से ही जो है तकरीबन 5:30 बजे करीब जो इंतजामिया ने हमें इंफॉर्मेशन दी कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो दूसरे दिन यहाँ पे शुरू किया गया। जो एक बड़ा सानिहा पेश आया गुज़िश्ता थर्सडे की रात को तकरीबन 10:15 पर जो एक अंडरग्रोइंग कंस्ट्रक्शन का ऑडिट टनल था वो कोलैप्स होने से उसके अंदर तकरीबन 10 अफराद के दबे जाने की इत्तला मिली। उसके बाद कल दिन भर जब है रेस्क्यू ऑपरेशन को जारी रखा गया तो तकरीबन बाद दोपहर को एक डेड बॉडी वहां से रिकवर होती है। उसके बाद भी जो रेस्क्यू का जो मिशन था वो कंटिन्यू था, लेकिन तकरीबन 4 बजे के करीब जो है एक बड़ी जो वारदात होते होते बच गई, क्योंकि उस टनल के जो आसपास जो गिरा था उसके माउथ वाला जो हिस्सा था उसके आसपास का एरिया पूरा क्रैक हो चुका था। खदशा जाहिर किया जाता वो गिर जाएगा, लेकिन इतनी जल्दी वो आ जाएगा तो उसका किसी ने अंदाजा नहीं लगाया था। तो पूरा वो हिस्सा ही सिंक होकर नीचे आ गया। लेकिन
खुशकिस्मती की बात यह है कि उस वक्त में जो है ना कोई नीचे मशीनरी काम कर रही थी और न कोई वहां शख्स मौजूद था, जिसकी वजह से एक बड़ा हादसा होते हुए टल गया। जी। ताहम जो बाकी 9 अफराद जो है जो उसके नीचे दबे होने की हमारे पास इंफॉर्मेशन है, उनका अभी तक कोई भी सुराग नहीं मिल पाया। कल यहाँ पे एनडीआरएफ की टीम के बाद आईटीबीपी की टीम पहुंची थी, स्नाइपर डॉग्स वगैरह के जरिए वो चाहते थे कि जल्द से जल्द इस मिशन को कंप्लीट करा जाए। तो अब कुछ चंद ही घंटों की मुसाफत दूर थी ताकि हम वहां पहुंच पाते एग्जिट पॉइंट पे, लेकिन उस बड़े फ्लाइट ने दोबारा से इस काम को मजीद चैलेंजिंग बना दिया है और आज दिन भर का काम मुझे लगता है कि यहाँ पे जो मशीनों के जरिए इस वक्त जो वर्किंग स्पीड है वो थोड़ी कम है, क्योंकि वहाँ जगह कम है काम करने के लिए। 2 मशीनरी काम कर रही है, एक लेफ्ट साइड से राइट साइड से। जी। तो जब तक जो ये स्पेस खुलेगा तब उसका पेस बढ़ेगा। ताहम अभी तक जो है बहुत सारा मलबा जो हमारे यहाँ पे सामने दिख रहा है और पत्थर है, जो बड़े बड़े पत्थर है वो इस स्लाइड पे है, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्लाइड थी जिसके नीचे कुछ लोग दबे होने के 9 लोग के दबे होने की हमारे पास इंफॉर्मेशन है, उसके ऊपर फिर से आ गया है और ये मुश्किल चैलेंज होता गया है। ताहम जो यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन हो, उसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेज है, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम्स, और सबसे बड़ी बात है कि मकामी रजाकार जो यहाँ के है वो लगातार पिछले 3 दिनों से यहाँ पे मौजूद है। वो हर पल यहाँ पे किसी भी तरह की सिचुएशन को हैंडल करने के लिए तैयार है। और दूसरा बड़ा मसला ये है कि जो लवाकिन है, जिन लोगों के जो रिश्तेदार या कोई अपने जो है इस फ्लाइट के नीचे दबे होने की इंफॉर्मेशन है, वो लोग बहुत परेशान हाल है। यहाँ मकामी 2 अफराद है, पंठियाल यह गांव जो है ये साफ नहीं पड़ता है, यहाँ पे काम हो रहा है तो जो शायद 2 अफराद जो यहाँ पे, एक का नाम मुजफ्फर और दूसरे का नाम इशरत बताया जा रहा है, उनके रिश्तेदार जो है वो बहुत दर्द व तकलीफ में है। उनकी ये कोशिश वो मांग कर रहे हैं। कल दिन हमने देखा कि उन लोगों ने प्रोटेस्ट भी करा कि काम की स्पीड कम है, लेकिन ये है कि सबके लिए इस वक्त ये है जो ये घड़ी जो है वो चैलेंज बनी हुई है कि हम जल्द से जल्द। बिलाल बाली साहब ये बताएं कि माहिरीन का क्या कुछ कहना है कि कब तक लाशों को मलबे से निकाला जा सकता है? देखिए, माहिरीन से हमारी जो कल बात हुई थी तो कल तो ऑलमोस्ट हम उस आखिरी मराहिल में शामिल हो गए थे। अब मान के ये चला जा रहा था कि माहिरीन से जब हमारी बात हुई था कि 1 से 2 घंटे के अंदर हम कंप्लीट इस मलबे को हटा के हम डेड बॉडीज तक पहुंच जाएंगे। लेकिन उसके बाद जो उसी दौरान जो एक बड़ी स्लाइड दोबारा से आ गई, उसने सबके लिए ये जो है चैलेंज खड़ा कर दिया है कि अब उसको मजीद कितना टाइम लग सकता है। अभी पेस ऑफ जो वर्क है वो भी बढ़ नहीं पाया है, तो आज का दिन तो मान के चलिए कि यहाँ पे लग सकता है। जो यहाँ पे अंदाजा लगाया जा रहा है, तामीराती कंपनी के एहलकारों से हमारी बात हुई, जो वहाँ एक्सकेवेटर वगैरह पे काम कर रहे हैं उनसे हमारी बात हुई, तो इसमें काफी वक्त लग सकता है। अगर स्पीड अप नहीं हुआ तो ये कल तक भी शिफ्ट हो सकता है, लेकिन सब लोगों की कोशिश और तरजीहात ये है कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन को जल्द से जल्द अंजाम पजीर पहुंचाया जाए। बिल्कुल बिलाल, इन सब चीजों से यही तो सामने आ जाता है कि इंतजामिया की जानिब से बहुत बड़ी लापरवाही अंजाम दी गई और जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा वो रोनुमा हुआ है। फिलहाल तफसीलात के लिए आपका बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। आसाम में सैलाब की तबाहकारियां हुनूस जारी है। रियासत के 29 अजला में 8 लाख अफराद इससे मुतासर हुए हैं। कछार, नौगांव, ब्राक वैली और दीमा बसाओ में सैलाब से ज्यादा अफराद मुतासर हुए हैं। रियासत भर में 234 रिलीफ कैंप कायम किए गए हैं, जिसमें 75 अफराद पनाह लिए हुए हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें राहत व बचाव कामों में मसरूफ अमल है। हमारे साथ नुमाइंदा नवज्योति हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपसे जानना चाहेंगे आसाम की अभी की सूरत हाल। अभी थोड़ा हालत थोड़े अच्छे हो रहा है, क्योंकि जब से वो फ्लड थोड़ा कम हो रहा है, गांव में थोड़ा एसडीआरएफ हो या प्रशासन का लोग हो, उस लोगों ने तो राहत का एहसास दिया है, क्योंकि उसको जो खाद्य सामग्री है वो भी भेज दिया गया है। और अभी बताना चाहूंगा कि हमारा दरंग जिला में अभी प्राय 150 से ज्यादा गांव फ्लड से डूबा हुआ था। एक डैम टूट गया था। एक नहीं, आसाम में तो बहुत डैम टूट गया। उसके बाद बहुत फ्लड में इफेक्टेड हुआ है लोगों का। अभी थोड़ा राहत है क्योंकि थोड़ा बारिश रुका हुआ है। का कहना है कि अभी भी कुछ दिन बारिश होते रहेगा, तो ज्यादा से ज्यादा लोग बाढ़ हो सकता है। लेकिन प्रशासन लोग अभी रेडी है कुछ भी सिचुएशन के लिए। अभी बताना चाहूंगा कि थोड़ी सी राहत हुआ है आसाम में बाढ़ का। हाँ जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो मुतासरा
लोग जो है इंतजामिया की जानिब से उनके लिए क्या कुछ सहूलियात? हाँ, उसके लिए तो प्रशासन लोगों ने अभी तक पूरी इंतजाम किया हुआ है और मिनिस्टर हो या एमएलए हो या सीएम हो, वो अभी पूरा मतलब ये हो रहे हैं। अभी तक कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो सिचुएशन के लिए मंत्री एमएलए को लगा दिया गया है, जी। कोई प्रॉब्लम नहीं होने से अच्छा होना चाहिए। खाने पीने की क्या कुछ? ठीक है, खाने पीने की हो तो खाने पीने का जब सामान अभी भेज दिया गया है जगह जगह पे, एसडीआरएफ लोग हो या प्रशासन के लोग हो, गाड़ी से हो, नाव से हो, एसडीआरएफ के लोगों से हो, किसी भी कीमत पर लोगों को खाद्य का प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए पूरा प्रशासन लगा हुआ है पूरा असम में। यानी लुबेलुबाब इंतजामिया की जानिब से तमाम तर सहूलियत वहां पे मुतासरीन अफराद को फराहम की जा रही हैं। आप इस खबर पर अपनी नजर बनाए रखें। फिलहाल तफसीलात के लिए आपका बेहद शुक्रिया। आसाम के साबिक एनआरसी कोऑर्डिनेटर प्रतीक हाजेला की मुश्किलों में इजाफा हो सकता है। उनके खिलाफ मौजूदा कोऑर्डिनेटर एचडी शर्मा ने सीआईडी और पुलिस से शिकायत की है। शर्मा ने हाजला पर इल्जाम लगाया कि उन्होंने एनआरसी तैयार करने में मुकर्ररा मयार की अनदेखी की, तौसीक के अमल में बेजाब्तगी की गई। प्रतीक हाजेला के खिलाफ शिकायत, कौमी सलामती को खतरे में डालने का इल्जाम। मौजूदा एनआरसी कोऑर्डिनेटर एचडी शर्मा ने की शिकायत। आसाम में एनआरसी के साबिक कोऑर्डिनेटर प्रतीक हाजेला के खिलाफ मौजूदा एनआरसी कोऑर्डिनेटर एचडी शर्मा ने शिकायत की। एचडी शर्मा ने प्रतीक हाजेला पर फर्ज से कोताही बरतने और कौमी सलामती को खतरे में डालने समेत कई संगीन इल्जामात लगाए हैं। शर्मा के मुताबिक हाजेला ने इंदराज के लिए मुकर्रर करदा पैमानों को नजरअंदाज करके कई गैर मुस्तनद अफराद को फहरिस्त में जगह दी। मौजूदा एनआरसी कोऑर्डिनेटर का इल्जाम है कि प्रतीक हाजेला न सिर्फ फराइज से रुगरदानी और कोताही की, बल्कि उनका अमल गद्दारी के मुतरादिफ है, जिससे कौमी सलामती को खतरा लाहिक हो सकता है। मौजूदा एनआरसी कोऑर्डिनेटर एचडी शर्मा का हाजेला पर यह इल्जाम भी है कि उन्होंने शिजरे की तौसीक के लिए ऐसे सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल का हुक्म दिया जिससे गैर मुस्तनद अफराद की रसाई फहरिस्त तक मुमकिन हो गई। शिकायत मकतूब में यह भी कहा गया है कि प्रतीक हाजेला ने असल बाशिंदों की फहरिस्त में बेशुमार अफराद को जगह दे दी थी, जिसकी वजह से दूसरे दौर की तौसीक की नौबत ही नहीं आई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो नाज़रीन, इसी के साथ वक्त हुआ जोर से वक्फे का। बने रहिए न्यूज़ 18 उर्दू के साथ। ब्रेक के बाद इस्तकबाल अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां बल्दियात और पंचायत इंतखाबात में सुप्रीम कोर्ट ने भले ही ओबीसी रिजर्वेशन के साथ इंतखाबात कराने का फैसला कर दिया हो, लेकिन ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर हुकूमत और अपोजिशन के मौक़िफ़ से मध्य प्रदेश ओबीसी महासभा खुश नहीं है। ओबीसी महासभा ने ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर न सिर्फ पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास बुलाने का मुतालबा किया, बल्कि मध्य प्रदेश में आज अपने मुतालबात को लेकर बंद का भी ऐलान किया है। ओबीसी महासभा का कहना है कि इसे आबादी के तनासुब से मध्य प्रदेश की बल्दियात और पंचायत में रिजर्वेशन चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो इसका एहतजाज जारी रहेगा। कि हम विरोध प्रदर्शन करके और चेताना चाहते हैं कि अगर सरकार नहीं मांगी तो निश्चित तौर पर फिर हमारी कोर कमेटी जो निर्णय लेगी, राष्ट्रीय कोर कमेटी ओबीसी महासभा की, निश्चित तौर पर हम और उग्र आंदोलन करेंगे। सरकार के खिलाफ मुखर होंगे या विपक्ष को भी आप करारा जवाब देंगे? हम सरकार, आज तो सत्ता में सरकार है, सरकार का विरोध करेंगे। सरकार चाहे तो आज, और डबल इंजन की सरकार है, और दोनों जगह प्रधानमंत्री के नाम पर भी ओबीसी के नाम पर वोट मांगा गया और मध्य प्रदेश की सरकार में भी ओबीसी के नाम पर वोट मांगा गया। तो निश्चित तौर पर तो आज हम वर्तमान में सरकार का विरोध करेंगे। और जो सत्ता में, विपक्ष में, हम इसलिए कहना चाहते हैं कि आप 27% की बात कर रहे हैं कि हम 27% टिकट देंगे, कहां देंगे? आप ये बात करो कि लोकसभा का सत्र बुलाइए और कानून बनाइए और कानून के माध्यम से हमें रिजर्वेशन दे दीजिए। इस पूरे मामले पर हमारे साथ भोपाल से हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेहताब आलम, ओबीसी रिजर्वेशन को सियासी घमासान जारी। इंशाअल्लाह की वजह यह है कि मध्य प्रदेश की सियासत में जो अगर 230 असेंबली सीटों की बात करें, उसमें से 120 असेंबली सीट ऐसी है जो इसका फैसला ओबीसी वोटर्स करता है। इसलिए दोनों पार्टियों की
नजर वो जो है, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, दोनों की नजर उस पर लगी हुई है। दोनों अपने को ओबीसी का मसीहा घोषित करने की कोशिश में लगी हुई है, लेकिन ओबीसी महासभा का कहना है कि दोनों ही पार्टियां उसे धोखा कर रही हैं और उनको जो है ओबीसी की आबादी के तनासुब से रिजर्वेशन चाहिए, न कि 27% और 35% जो भारतीय जनता पार्टी पर कर रही है उसके लिए। वो चाहते हैं कि मध्य प्रदेश जो है हुकूमत और फिर जो है वहां पर मरकज में पार्लियामेंट का सेशन बुलाकर इस पर स्पेशल जो है कानून बनाया जाए, तभी तक उनका जो एहतजाज जारी रहेगा और जब तक ये नहीं होता उस पर करेंगे। और मध्य प्रदेश की बात करें तो इसका मिला जुला असर हमें देखने को मिल रहा है। क्या कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है कि मुतालबा पूरा किया जा सकता है या फिर नहीं? देखिए, ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को जो ऑर्डर दिया था उसमें कहा था ओबीसी रिजर्वेशन के बगैर मध्य प्रदेश की बल्दियात और पंचायत के इंतखाबात करवाए जाए। लेकिन जब एप्लीकेशन फॉर मॉडिफिकेशन लेकर मध्य प्रदेश हुकूमत पहुंची तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एक दूसरा फैसला दिया कि ओबीसी रिजर्वेशन के साथ जो है इंतखाबात करवाए जाए। अब यहाँ पर हुकूमत जो है उसकी तैयारी कर रही है। 26 मई तक जो है ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर जो है जो पंचायत और उसका बल्दियात का जो मामला है उसमें हदबंदी तय की जाएगी और उसके बाद कुछ तय होगा कि इसमें क्या न्याय निकल कर आ रहा है। लेकिन अभी तक जो कोई पोजीशन है उस मामले को लेकर अगर बात करें तो जो ओबीसी को जो 14% रिजर्वेशन था उसकी बुनियाद पर ही जो है लोगों को इंतखाबात में हिस्सा लेना होगा। चलिए मेहताब आलम, इस अहम जानकारी के लिए, तफसीलात के लिए आपका बेहद शुक्रिया। मुल्क भर में महंगाई का शिकार अवाम के अच्छे दिन के ख्वाब इस वक्त चकनाचूर होते दिखाई दे रहे हैं। दरअसल दिल्ली में सीएनजी की कीमतों में एक बार फिर इजाफा किया गया। दिल्ली में सीएनजी की बढ़ती कीमतें आज से लागू होंगी। दिल्ली में 6 दिनों के अंदर दूसरी बार सीएनजी की कीमतों में इजाफा किया गया। इससे पहले 15 मई को दिल्ली एनसीआर में सीएनजी की कीमत में 2 रुपए फी किलो का इजाफा किया गया था। इस वक्त दिल्ली में 1 किलो सीएनजी के लिए सार्फिन को 75 रुपए 61 पैसे अदा करने होंगे। असर तो है ही, क्या करे, बाल बच्चों को पालना है तो इसमें झेलना तो पड़ेगा ही। अब डेली हमेशा 15 दिन बाद, महीना दिन बाद गैस का रेट बढ़ा दे रहे हैं। मीटर का रेट वही है पुराना, सवारी परेशान करती है, भाई आप मीटर चालू करो। अब मीटर से हम जाएंगे तो उसमें हम कमाएंगे क्या, खाएंगे क्या? तो अभी लॉकडाउन जैसे ख़त्म हुआ, मतलब 3 महीना हो गया सीएनजी को लगातार बढ़ते हुए, लगातार बढ़ रही है। रोज़ 45 से रोज़ 1 रुपये 2 रुपये करते करते आज 75 हो गया। पहले हम लोगों का जितना पड़ता था उससे 2 गुना पड़ रहा है यार। सर इतनी इनकम है नहीं है जिस हिसाब से रेट बढ़ रहा है, क्योंकि डेली इंक्रीज हो रहा है। 2-3 दिन में डेली रेट बढ़ रहा है, 1 रुपये 1.5 रुपये डेली बढ़ रहा है। तो पहले 45 रुपये तक मैंने डलवाई हुई है जब मैं टैक्सी लाइन में आया था। उसके बाद अब इस टाइम पे 74 रुपये कुछ पैसे हो गई है। तो उस हिसाब से सर अर्निंग तो है नहीं। मुल्क आज हिंदुस्तान के साबिक वजीर आजम अनजहानी राजीव गांधी और उनकी 31वीं बरसी पर याद कर रहा है। कांग्रेस की अबूरी सदर सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी ने दिल्ली में वीर भूमि पर खराज अकीदत पेश किया। साथ ही राहुल गांधी ने एक वीडियो ट्वीट करके वालिद राजीव गांधी को खराज अकीदत पेश किया। वहीं वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके खराज अकीदत पेश किया है। महकमे सेहत के मुताबिक मुल्क में कोरोना के 2323 नए मामलों की तस्दीक हुई है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 25 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई। इसी अरसे में 2300 से ज्यादा लोग शिफायाब भी हुए हैं। इस वक्त मुल्क में तकरीबन 15,000 एक्टिव मामले पाए जाते हैं। कोरोना वबा से हिफाजत के लिए 192 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। वहीं एहतियाती इक़दामात इख्तियार करने मरकज और रियासती हुकूमतों की जानिब से लगातार अपील की जा रही है। आंध्र प्रदेश के वजीर आला वाईएस जगनमोहन रेड्डी रियासती ओहदेदारों के साथ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सालाना इजलास में शिरकत के लिए स्विट्जरलैंड के शहर दावोस के दौरे पर है। 22 से 24 मई को मुनक्किद होने वाले इजलास में शिरकत करेंगे। आंध्र प्रदेश में बड़ी कंपनियों को सरमायाकारी के लिए रागिब करना वाईएस जगन के दौरे का बुनियादी मकसद है। इजलास में 50 से ज्यादा मुख्तलिफ रियासतों के सरबराहान और 1200 से ज्यादा कंपनियों के मालिकान शिरकत कर रहे हैं। इतलात के मुताबिक 35 से ज्यादा कंपनियों के नुमाइंदों से सीएम जगनमोहन से मुलाकात करेंगे। मायशी मैदान में रियासत आंध्र प्रदेश के मुस्तकम के लिए मजीद सन्नतों का क़याम अमल में लाया जाएगा।
ऑस्ट्रेलिया के वफाकी इंतखाबात जारी है। हुक्मरान जमात लिबरल नेशनल इत्तेहाद और अपोजिशन जमात लिबरल पार्टी के दरमियान कांटे की टक्कर का मुकाबला है। 6 हफ्तों से जारी इंतखाबी तशहीर के बाद वोट डाले जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम स्कॉट मॉरिसन ने कामयाबी हासिल करने और मजीद 3 साल की मियाद मुकम्मल के लिए पुरुम्मीद है। वहीं अपोजिशन जमात लिबरल पार्टी ने कामयाबी हासिल करने का दावा किया। ऑस्ट्रेलिया के इलेक्शन कमिश्नर ने बताया कि मुल्क भर में 7,000 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। वहीं ऑस्ट्रेलिया में 17 मिलियन वोटर्स में से 48% वोटरों ने कोविड की वजह से पोस्टल वोट किया है। As always, it's always money in the economy. Immigration, of course, and silly things like the rise of the religious right. राहुल गांधी मरकज की बीजेपी की पॉलिसियों पर अक्सर हमले करते रहते हैं। वो आरएसएस पर भी निशाना साधते हैं। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम में राहुल गांधी ने एक बार फिर बीजेपी और आरएसएस पर वार किया। एक इंटरव्यू के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस बीजेपी और आरएसएस से नजरियाती लड़ाई लड़ रही है। उन्होंने कहा कि मुल्क आज जैसी सूरत हाल पहले कभी न थी। पोलराइजेशन, दौलत का कुछ हाथों में जमा होना और मीडिया पर कंट्रोल है। उन्होंने मजीद कहा कि मुल्क के हालात अच्छे नहीं है। बीजेपी ने मुल्क में केरोसिन छिड़क रखा है। बस एक चिंगारी की जरूरत है। सब बड़ी मुश्किल में होंगे। Polarization and total dominance of media. The RSS has built a structure that has penetrated into the large mass, right? And the opposition parties and the Congress need to build such a structure, and we need to go much more aggressively to the large mass of people, the 60-70% of people who don't vote for the BJP. And we need to do it together. Through the idea, one of the ideas that we stated in Udaipur, which is the idea of mass participation. Look, we are sitting on a powder keg, right? We are sitting on a India that is primed, right? We have massive level of polarization. We have huge unemployment. We have, as I said, the backbone of employment broken, and we have massive concentration of wealth. We are going to have social problems. They're coming, without any doubt. There is going to be a mass upsurge. Now the question is, can the opposition make that upsurge peaceful, effective in changing the politics? You could also have a situation where you have an uncontrolled upsurge, which is what we are seeing in Sri Lanka, right? India is not in a good place. The BJP has spread kerosene all over the country. You need one spark and we'll be in big trouble. And so I think that's also the responsibility of the opposition, the Congress, that bring people together, bring the communities together, bring the states together, bring the religions together and say, listen, we need to cool this temperature down, because if this temperature doesn't cool down. तो नाजरीन, खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखिए न्यूज़ 18 उर्दू।